नमस्कार मेरे प्यारे साथी मित्रों, जय हिंद। एंड आप सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूं टू अनदर इंटरेस्टिंग सेशन दैट वी आर गोइंग टू हैव ऑन द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। साथियों, हम सबको पता है कि भारत का जो प्राचीन इतिहास है वो स्वर्ण युग कहलाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स उस जमाने में किए गए थे। और वैसा ही एक अनोखा सा डेवलपमेंट हम देखते हैं कि पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड के दरमियान भी होता है, क्योंकि भारत के इतिहास में बहुत सारे महान विशाल साम्राज्य बने। एंड मौर्यन साम्राज्य के बाद भी कुछ ऐसे जो विशाल डायनेस्टीज है वो बने थे, जिनका कंट्रीब्यूशन ना ही सिर्फ भारत को एक करने में था, बल्कि उनका कंट्रीब्यूशन भारत के संस्कृति और जो आर्ट एंड कल्चर है ना उसको डेवलप करने में भी था। और वैसा ही आज एक समय के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज द पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड। अब साथियों, पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड की जब भी हम बात करते हैं तो हम इसको जनरली किस कंटेक्स्ट में देखते हैं? मौर्यन साम्राज्य के बाद। जो मौर्यन टाइम पीरियड था वो कब था? फ्रॉम 321 से लेके 185 बीसी तक। और इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड आता है, जो कि लगभग 185 से लेके 319 एडी तक होता है। और ये जो टाइम पीरियड है ना, इस समय पे क्या होता है कि भारत के अंदर अलग अलग जो डायनेस्टीज जो थे ना वो रूल कर रहे थे भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। और इन डायनेस्टीज के अपने अपने खुद के कल्चरल वैल्यूज थे, अपने खुद के इन लोगों ने कल्चरल लेवल पे इनका बैकग्राउंड था, इनका जो वैल्यू सिस्टम था वो अलग था। तो उस बेसिस पे इन लोगों ने अपने हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशंस करे उस जमाने पे कल्चरल लेवल डेवलपमेंट्स में। अब जब मैं यहाँ पे डायनेस्टीज की बात करता हूँ तो डायनेस्टीज में मैं जनरली किस कंटेक्स्ट में बात करता हूँ कि जो ये पूरा टाइम पीरियड है ना साथियों, इस टाइम पीरियड को हम पोस्ट मौर्यन क्यों कहते हैं और यहाँ पर हम इसको मौर्यन क्यों कहते हैं? क्योंकि 321 से 185 तक के टाइम पीरियड में जो भी लोगों ने रूल किया इंडिया के अंदर, वो लोग मौर्यन ब्लड लाइन के ही थे। लेकिन जब लास्ट रूलर मौर्यन के पास अवे हुए 185 बीसी में, उस समय पे भारत, अखंड भारत दैट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अलग अलग रूलिंग डायनेस्टीज हुए। अलग अलग उनका सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन होता है, वो अलग अलग जगहों से आते हैं और यहाँ पर वो अपना साम्राज्य क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं इन्हीं को डिवाइड करूं, ठीक है, सो एक तो हो जाएगा एक्सटर्नल लेवल पे, एक्सटर्नल बाहरी दुनिया, बाहरी विदेशों से कुछ लोग आए और उन्होंने भारत के अंदर अपना साम्राज्य बनाया। और कुछ इंडिजीनियस, मतलब इंडिया के लेवल पे ही, इंडिया के अंदर से ही वो उभरे और उन लोगों ने इंडिया के अंदर अपनी साम्राज्य बनाए। जब मैं बात कर रहा हूं कि एक्सटर्नल लेवल पे लोग क्यों आए मौर्यन साम्राज्य के बाद, क्योंकि मौर्यन साम्राज्य में लोग जरूरत नहीं करते थे भारत में आने की, क्योंकि उस जमाने में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे महान सम्राट हुआ करते थे, जो इन विदेशियों को भारत के अंदर आने से रोकते थे। वो जो विदेशी थे वो भारत में आने से डरते थे, क्योंकि उन्हें वो सब चीजें पता थी कि भाई ये जो लोग हैं ना भारत में, जो राजा है वो कोई नॉर्मल मामूली राजा नहीं है, ये वैसे राजा हैं जो एक बार अगर नजर लगा लें किसी पे तो वो उन्हें समाप्त करके ही रहेंगे। सो दैट इज, और ट्राई भी किया है विदेशियों ने इस टाइम पे आने का, जैसे कि सेल्यूकस निकेटर, अलेक्जेंडर का जनरल था। अलेक्जेंडर जितना काबिल था ना उतना ही काबिल सेल्यूकस निकेटर भी था, लेकिन उसे हराया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। वैसे ही बिंदुसार और अशोक के बारे में भी विदेशियों को पता था कि भाई इनकी सेना जो है ना इतनी बड़ी है, और सेना से ज्यादा इनके अंदर जो जिगर है ना, जो दिलेरी है, वो इतना ज्यादा है कि अगर विदेश से हमला होता भी है तो ये लोग उसे समाप्त कर देंगे। इसी वजह से किसी ने कभी भारत के ऊपर आंख उठाकर नहीं देखा। लेकिन अब क्या होता है कि जब मौर्यन साम्राज्य का पतन होगा, पतन क्यों होगा? क्योंकि लोग, जो शासक थे वो कमजोर थे, और जब शासक ही कमजोर रहेंगे तो जाहिर सी बात है विदेशियों को एक मौका मिल जाएगा ना भारत के ऊपर हमला करने का। तो इसी वजह से मौर्यन साम्राज्य के अंतिम समय पर जब शासक कमजोर निकले, तब जाके विदेशियों ने भारत के ऊपर हमला किया। और ऐसे सबसे पहले विदेशी जिसने भारत के ऊपर हमला किया था उनका नाम था इंडो ग्रीक। साथियों, इंडो ग्रीक्स ने 175-180 के दशक से ही भारत के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, और जब उन्हें समय मौका मिला तो 165 बीसी के दरमियान उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरिया के अंदर अपना साम्राज्य बनाया, दैट इज द पर्टिकुलर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र के अंदर। सो वो लोग आए। उसके बाद यहां पर
दूसरे एक सेंट्रल एशियन ट्राइब्समैन होते हैं, वो लोग उस टाइम पे भारत के अंदर आते हैं ड्यूरिंग 90 बीसी, क्योंकि इनको भी लगता है यार भारत मतलब एक इतना ज्यादा रिसोर्सफुल एरिया, और क्योंकि कोई पावरफुल डायनेस्टी नहीं है तो जाया जा सकता है, तो सब लोग उस टाइम पे भारत आ रहे हैं। और शाकास के बाद जो तीसरे पावरफुल लोग थे जो भारत आए थे, दे आर गोइंग टू बी द पार्थियंस। ठीक है, पार्थियंस। और ये जो लोग थे ये जनरली आए थे अराउंड 20s एंड 30s एडी के दरमियान। एंड जो लास्ट सबसे पावरफुल व्यक्ति आए थे भारत के अंदर, देवर नोन एज दी कुशांस। आपने कनिष्का का नाम सुना रहेगा, ये वही कनिष्का है जिसने एक समय पे सिल्क रूट का एक मेजर हिस्सा अपने कंट्रोल में रखा था। ये वही कनिष्का हैं जो कुषाण साम्राज्य के थे, जिनके समय पे हम कह सकते हैं जो सोने के सिक्के होते हैं ना, वो प्योरेस्ट ऑफ द प्योर क्वालिटी के थे। मतलब इस लेवल का इनोवेशन किया गया था। और ये वही कनिष्का हैं जो कुषाण साम्राज्य के थे, जो भारत के अंदर रूल करते हैं। लेकिन इन्हीं के कंटेम्प्ररी में इंडिया के अंदर से भी लोकल कुछ डायनेस्टीज उभर के आई। सबसे पहले आप देख सकते हैं द सुंगा डायनेस्टी को। इन्हीं के लास्ट रूलर ने क्या किया था कि जो पुष्यमित्र, जो इन्हीं के फर्स्ट रूलर ने, दैट इज पुष्यमित्र सुंगा ने मौर्यन के लास्ट रूलर बृहद्रथ को असैसिनेट किया था। और इन्होंने तब जाके खुद का एक डायनेस्टी बनाया, दैट इज नोन एज द सुंगा डायनेस्टी। आपने कालिदास का एक फेमस वर्क के बारे में सुना रहेगा, दैट इज नोन एज द मालविका अग्निमित्रम। और यूपीएससी भी इससे परे नहीं है, यूपीएससी ने भी मालविका अग्निमित्रम के ऊपर सवाल पूछ लिए। यूपीएससी ने ये चीज पूछा कि भाई मालविका अग्निमित्रम के अंदर कौन से व्यक्ति हैं, तो कालिदास ने शुंगाज में जो अग्निमित्र शुंगा थे उनके इस विशेष कहानी के बारे में एक वर्क लिख डाला कि कैसे अग्निमित्र शुंगा विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र होता है, वहां की राजकुमारी से वो प्रेम कर बैठते हैं और उनकी लव स्टोरी के अंदर कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। मतलब जहां पर हम सोचते हैं कि आज के जमाने में कि प्राचीन इतिहास में कहीं पर भी लव स्टोरी का एंगल नहीं रहेगा, वहां पर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ बीसी लव स्टोरी की गई थी बिटवीन द रूलर एंड अ प्रिंसेस। सो दैट इज द हिस्टोरिक अंडरस्टैंडिंग कि एंशिएंट इंडिया के अंदर किस प्रकार के डेवलपमेंट्स किए गए थे। सो शुंगाज ये थे, शुंगाज को हराया कानवाज ने। शुंगाज के लास्ट रूलर्स जो थे वो कमजोर थे, जैसे हर एक डायनेस्टी के होते हैं। इनिशियल रूलर्स पावरफुल रहेंगे, लेटर रूलर्स कमजोर होंगे, और कमजोर होंगे इसी की वजह से तो वो रिप्लेस होंगे। सो इफ you are weak, you are replaceable. Everything and anything is replaceable in this whole world. ये हमें इतिहास सिखाता है। जब कभी भी आप कमजोर पड़ेंगे साथियों, तब कोई ऐसा आएगा जो आपका स्थान लेने के लिए सक्षम होगा, काबिल होगा। इसीलिए कभी भी अपनी जो वल्नरेबिलिटीज है, अपने जो सेफगार्ड्स हैं, वो कभी सामने ना दिखाएं किसी के, क्योंकि अगर आपने वो चीज दिखा दी तो लोग जो है ना उसका फायदा उठाएंगे। और यही इतिहास का सबसे बड़ा एविडेंस है कि इतिहास के अंदर हर वो शासक जिसने कभी भी किसी के सामने कमजोर हुआ, वो शासक को हटा दिया गया और उसके बदले कोई और आया। तो यहां पर अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो कमजोर जब भी पड़े, तब एक ऐसा क्षण आएगा जब आपको कमजोरी महसूस होगी, लेकिन उस कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि अगर आपने हावी होने दिया तो समझ लेना हार गए हो आप। क्योंकि अगर आपने हावी होने दिया और हार गए हो आप, तो समझ लेना आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। लेकिन आप आगे बढ़ भी पाओगे अगर आपने इस हार के ऊपर जीत हासिल कर ली। अगर आपने इस हार को हरा दिया तो आपने जीत हासिल करेंगे। सो ये चीज के ऊपर हमेशा ध्यान देना, और इतिहास इसी का गवाह है। सो वासुदेव कानवा ने क्या किया कि जो लास्ट रूलर थे सुंगा के, उनको हराया। एंड तो ये लोग थे। एंड एक और डायनेस्टी थी उस टाइम पे डेक्कन एरिया के अंदर, दे वर नोन एज दी सतवाहनास। ठीक है, सो ये मेजर मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग है कि जो ये टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड में दैट इज ड्यूरिंग 185 टू 319 बीसी, इतने डायनेस्टीज भारत के अंदर रूल कर रहे थे। सो व्हेन वी टॉक ऑन दिस फर्दर, अब अगर इनके हम कल्चरल एक्सचेंज एंड डेवलपमेंट्स की बात करें, कि जैसे मैंने आपको ये चीज बताया कि पॉलिटिकल लेवल डेवलपमेंट तो अभी हमने देखा, बट कल्चरल लेवल डेवलपमेंट्स भी यहाँ पर हुए हैं, और उस प्रकार के डेवलपमेंट्स हुए हैं जिस प्रकार से, ठीक है, आज तक हमने देखे नहीं थे उस जमाने में। सो लेट्स जस्ट टॉक ऑन इट, बट प्रायर टू टॉकिंग ऑन इट, जैसे
कि आप सब जानते हैं आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलता है हमारे चैनल पे, तो आप हमारे चैनल के इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें एंड वहां पर हमसे अप टू डेटेड रहें, हमसे कनेक्टेड रहें और आपका इंफॉर्मेशन और ज्यादा बढ़ेगा। आप इंटरेस्टिंग कंटेंट यहां पर जनरली देखेंगे। नाउ टू स्टार्ट विद द कल्चरल एक्सचेंज। अब कल्चरल एक्सचेंजेस की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इस जमाने में फॉरेन डायनेस्टीज भी आए थे। फॉरेन डायनेस्टीज जैसे कि आप देख सकते हैं कि शाकाज आए। शाकाज कहां पर आए? ये जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है वहां पर आए। फिर पार्थियंस आए, विदेश से ही आए। देन यहाँ पे इंडो ग्रीक्स आए जो रोमन एरिया से आए थे। पार्थियंस पार्थिया एरिया से आए थे, मतलब पर्शिया वाले एरिया से। जो शाकाज थे वो सेंट्रल एशिया के एरिया से आए थे, ठीक है। जो इंडो ग्रीक्स थे वो थोड़े और वेस्टर्न साइड से आए थे। देन देर इज गोइंग टू बी द कुशान्स, वो भी सेंट्रल एशिया से आए थे। तो जब ये लोग सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ आ रहे हैं और इंडिया के अंदर अपना डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि दैट देयर इज गोइंग टू बी अ कनेक्शन दैट इज गोइंग टू बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड द वेस्टर्न कंट्रीज। एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा और जब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम क्या देखते हैं कि इन कनेक्शंस के अंदर क्या होगा, दैट देयर इज गोइंग टू बी, यहां की चीजें वहां जाएगी और वहां की चीजें यहां जाएगी। मतलब जब मान लीजिए ये अगर मान लीजिए खुशान सेंट्रल एशिया के हैं, ठीक है, सो इस पर्टिकुलर जियोग्राफी का एक कल्चरल अपब्रिंगिंग रहेगा, एक कल्चरल आइडेंटिटी रहेगा। सो जब खुशान वहां से भारत की तरफ आए तो जाहिर सी बात है वो अपने कल्चरल आइडेंटिटी को यहाँ पर लेके आएंगे। और उस जमाने में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर भी उनका खुद का एक कल्चरल आइडेंटिटी रहेगा। तो जाहिर सी बात है जो खुशान्स हैं वो इंडिया के खुद के कल्चरल आइडेंटिटी को क्या करेंगे, मतलब अडॉप्ट करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली देयर इज अ मिक्सचर ऑफ द this area's cultural identity along with the Indian's cultural identity. So what we are saying is that there is cultural exchange. Then फिर इसके बाद देखिए इंडो ग्रीक्स क्या किए। इंडो ग्रीक्स जब भारत में आए, ठीक है, इंडो ग्रीक्स 165 बीसी के दरमियान भारत में थे और वो 90 बीसी तक भारत में है। तो इंडो ग्रीक्स जिस क्षेत्र को बिलोंग करते थे वहां से उन लोगों ने क्या किया, ग्रीक और रोमन ट्रेडिशंस को जहां पर वो इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश थे, दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरिया, वहां पर उन लोगों ने अपने ग्रीक और रोमन ट्रेडिशंस के चीजों को यहाँ पे दिया। मतलब क्या हो गया, अगर आप जो बुद्धा के इमेजेस की अगर मैं बात करूं ना, सो बुद्धा के अगर आप इमेजेस देखेंगे तो बुद्धा के इमेजेस के अंदर व्हाट यू विल सी इज, जैसे आप ये बुद्धा देखते हो, सो ये बुद्धा जो है आपको थोड़े रोमन जो इमेजेस बनाए जाते थे, ग्रीक इमेजेस बनाए जाते थे, उनके जैसे रहेंगे। जैसे उनके बाल अगर आप देखेंगे वेवी रहेंगे, जो एरिस्टोटल प्लेटो वगैरह इन लोगों के अगर आप देखेंगे, या अपोलो वो जो गॉड्स वगैरह हैं उनके, जियोस हैं, ठीक है, पोसाइडन है, उन लोगों के अगर बाल वगैरह देखेंगे तो एकदम ऐसे होंगे, वेवी हेयर होंगे। ये कैसे आया? और ये गांधार मतलब जो अगर इंडियन सबकॉन्टिनेंट का वेस्टर्न पार्ट था ना आज के समय में, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, वहां पर इस तरीके का स्कल्पचर बनाया गया। सो ये जो एक्सचेंज था वहां के लोगों को कैसे ये स्टाइल के बारे में पता चला, बिकॉज इंडो ग्रीक्स आए और इंडो ग्रीक्स ने यहाँ पर वो स्टाइल को डिवॉल्व किया, लोगों को बताया, और तब जाके लोगों ने वो स्टाइल को अडॉप्ट किया और यहाँ पर दे बिकेम द पर्टिकुलर इंडो ग्रीक स्टाइल ऑफ स्कल्पचर। सो इस तरीके का कल्चरल एक्सचेंज हुआ। दूसरा यहाँ पर यह होता है कि जो खुशान्स थे जब वो भारत में आए तो भारत के अंदर उस जमाने में शैविज्म चल रहा था। तो यहाँ पे क्या हो गया, दैट आफ्टर दे केम इनटू इंडिया उन लोगों ने शैविज्म को अडॉप्ट किया, शैविज्म को उन्होंने अपनाया। सो ये एक डेवलपमेंट हम वहां पे देखते हैं। सो कल्चरल एक्सचेंज जो है ना वो इस तरीके पे था। थर्डली कल्चरल एक्सचेंज क्या हुआ, कल्चरल एक्सचेंज को हम जो है ना ट्रेड रूट से भी बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं। मतलब ट्रेड रूट्स क्या हो गया कि जब ये अलग अलग लोग जब भारत के अंदर आ रहे हैं, कुशान्स, शाकास, इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, सो जब ये भारत के अंदर आ रहे हैं तो भारत के अंदर आने के बाद जाहिर सी बात है वो उड़ के तो नहीं आएंगे, वो कहीं ना कहीं से चल के ही आने वाले हैं। सो इट इज गोइंग टू बी द लैंड रूट। तो जब लैंड रूट से वो भारत की तरफ आ रहे हैं, सो क्या होगा कि दे आर एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन थ्रू अ लैंड रूट। सो वही लैंड रूट को यूज किया जाएगा टू ट्रेड। और जब ट्रेड होगा, जब यहाँ के लोग वहां जाएंगे, वहां के लोग यहाँ आएंगे, तो जाहिर सी बात है ये जो ट्रेडर्स रहेंगे वो वहां के कल्चर्स को देखेंगे और वही कल्चर्स को दूसरे क्षेत्रों के अंदर जब जाया जाएगा तो वहां पर क्या होगा, दैट इट इज गोइंग टू बी स्प्रेडिंग
तो जब अलग अलग लोग एक जगह पर आएंगे तो वहां पर क्या होगा, कल्चर का क्या होगा, कल्चर विल स्प्रेड. सो दैट इज गोइंग टू बी द आइडिया. तो कल्चरल एक्सचेंज यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे अलग अलग ओरिजिन्स के लोग यहाँ पर आते हैं और उन लोगों ने यहाँ पर अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस करे. बट कल्चरल एक्सचेंज के बाद जब हम मेजर लेवल की बात करते हैं यहाँ पे कल्चरल डेवलपमेंट्स की, क्योंकि इस जमाने में जो साहित्य के अंदर डेवलपमेंट हुआ, जब भी मैं कल्चर की बात करता हूँ साथियों, so here I will be talking anything that is associated with the values, morals, philosophy, religion. ठीक है, ये सब चीजें, टेम्पल्स, आर्किटेक्चर, आर्ट, तो मैं इन सब चीजों की बात कर रहा हूँ. तो यहाँ पर क्या होता है कि इन लोगों ने कल्चरल डेवलपमेंट जब किए तो उसके अंदर आर्ट एंड आर्किटेक्चर का भी डेवलपमेंट किया. आर्ट एंड आर्किटेक्चर वी शैल आल्सो बी लुकिंग एट इट स्पेसिफिकली इन द नेक्स्ट सेशन. बट यहाँ पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर का भी डेवलपमेंट इन लोगों ने मेजरली यहाँ पे किया. अब वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट क्या था, क्योंकि इस जमाने में जब मैं बात करूं तो हमने ऑलरेडी बात किया है बुद्धिज्म और जैनिज्म का. जब मैं बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात कर रहा हूं, ये जो स्कूल्स थे ये हेटेरोडॉक्स स्कूल्स थे और अशोकन टाइम पीरियड पे इन हेटेरोडॉक्स स्कूल्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया था. जैसे कि जब मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूं तो इन्होंने जैनिज्म को प्रमोट किया था क्योंकि ये खुद जैन बन गए थे, जैन के अंदर कन्वर्ट हो गए थे. जब मैं बिंदुसार की बात करूं तो इन्होंने आजीविका कम्युनिटी को प्रमोट किया था. वेरस जब मैं अशोका की बात करूं तो इन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट किया था. ठीक है, और इसी के हिसाब से क्या हो गया कि जो पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड्स थे ना, उन लोगों ने भी ये हेटेरोडॉक्स स्कूल्स को प्रमोट किया. और जब वो इन हेटेरोडॉक्स स्कूल्स को प्रमोट कर रहे हैं तो उन प्रमोशन के अंदर क्या हो गया, दैट देयर इज गोइंग टू बी डेवलपमेंट ऑफ स्तूपास एंड स्कल्पचर्स. तो यहां पर मेजर लेवल डेवलपमेंट हम देख सकते हैं. अब स्तूपा मतलब क्या, स्तूपा ये शब्द अपने आप में ही क्या दर्शाता है, स्तूपा मतलब इट इज अ हीप ऑफ सैंड. ये अपने आप में ही ये मतलब है हीप ऑफ सैंड. इसका मतलब क्या हो गया कि ये दर्शाता है कि कोई भी एक बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी जो हैं, जब भी उनको रिवियर करना होता है, जब भी उनको याद करना होता है तो उस जगह पे स्तूपा बनाया गया. मतलब एक चीज है कि जब भी हम स्तूपा की बात करते हैं तो इसका कंटेक्स्ट जो है ना वो ऋग्वेदिक टाइम पीरियड से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है. लेकिन यहाँ पर ऋग्वेदिक लोगों ने इसको इतना पॉपुलराइज नहीं किया जितना बुद्धिस्ट लोगों ने किया. और बुद्धिज्म में ये चीज कहा जाता है कि जो भी लोग जिन्होंने बहुत ज्यादा ज्ञान हासिल कर लिया था, लोगों को उनकी श्रद्धा करनी थी, लोगों को उनके पास रहना था. सो रादर देन बर्निंग द बॉडीज, उन्होंने क्या किया, दफनाना शुरू किया. और जब वो दफनाने शुरू किया सो देयर वाज अ माउंड जो क्रिएट हुआ. और वो जब माउंड क्रिएट हुआ तो वो एक सेक्रेड साइट बन गया. सो इन रिमेम्बरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी क्या हो गया कि वहां पर एक स्तूपा बनाया गया. सो वो जो हीप ऑफ सैंड है ना, उस जैसा ही ढांचा यहाँ पर ये स्तूपा का इस तरीके से बनाया गया. और इसके अलावा भी और बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है स्तूपा के. मतलब अगर हम पढ़ने जाएं तो लगभग 1 घंटा स्तूपा पढ़ने में ही लगेगा, क्योंकि इसके बहुत अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है कि ऋग्वेदिक टाइम पीरियड पे कैसे आगे आया, कैसे बढ़ा, ऋग्वेदा के अंदर क्या लिखा गया है, दूसरे वैदिक टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा गया है, फिर जो एक्सटेंडेड वैदिक टेक्स्ट है उसके अंदर क्या है, बुद्धा ने क्या कहा था स्तूपा के बारे में, ऑल दैट चीजें बहुत डिटेल कंटेक्स्ट है. लेकिन यहाँ पर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो स्तूपा का कॉन्सेप्ट है वैदिक टाइम पीरियड पे आया, लेकिन बुद्धिस्ट लोगों ने इसे बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया एंड लॉर्ड बुद्धा ने भी इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया. एंड उनके बाद अशोका वो व्यक्ति थे जिन्होंने 84,000 स्तूपास बनाए, जिनके समय पे क्लाइमैक्स ऑफ स्तूपा मेकिंग हुआ. एंड वही चीज को पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड पे बहुत ज्यादा डेवलप किया गया. मतलब अगर इनके टाइम पीरियड पे, अशोका के टाइम पीरियड पे अगर स्तूपा नॉर्मल बनाए जा रहे थे, तो पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड पे उसी स्तूपा को और ज्यादा डेकोरेटिव मैनर के अंदर बनाया जा रहा था और ज्यादा क्रिएटिव मैनर के अंदर बनाया जा रहा था. तो दैट वाज द स्तूपा. सो ये चीज करी जा रही थी उनके टाइम पे. सो यहाँ पर ये जब हम स्तूपा आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो ये जो डेकोरेशन आप ये बाहर वाले क्षेत्र के अंदर देख रहे हैं ना, मतलब लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, स्तूपा को बनाया क्यों गया था. अब देखो, ये इसको कहा जाता है दैट इट इज अ सीक्रेट साइट. ये वो जगह है जो इस दुनिया के मटेरियलिस्टिक वैल्यूज से परे है. ये वो जगह है जहां पर पवित्रता है.
तो यहाँ पर जो बाहर का जो बाउंड्री वॉल है ना, दैट बाउंड्री वॉल, ये जो रेलिंग था, इट वाज नोन एज वेदिका। और यहाँ पर जो ये है ना गेटवेज, ये जैसे ये वाला गेटवेज है, इन गेटवेज को कहा जाता था तोरण्स। सो कहा जाता है कि ये वेदिका और तोरण जो है ना, इस स्पिरिचुअल रेल्म को डिफरेंशिएट करते थे फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक रेल्म। तो अगर आपको स्पिरिचुअल रेल्म के अंदर जाना है तो सबसे पहले आपको अपने मटेरियलिस्टिक चीजों को छोड़ के आना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर सिद्धांत देखिए, ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको अपने जीवन में भी उस लेवल की ऊंचाई पे पहुंचना है ना, तो आपको ये छोटी छोटी चीज वस्तुवादों को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप एक और नए स्थान पर पहुंच सकते हैं, ऐसे स्थान पर जहां पर लोग जनरली नहीं पहुंच पाते। वही चीज वो स्तूपा के माध्यम से दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप इस तोरण के अंदर जाते हो तो मतलब आप स्पिरिचुअल रेल्म के अंदर जा रहे हो। सो आपको ये चीज ध्यान रखना है ना। यहां पर इन लोग ने क्या किया कि जनरल आर्किटेक्चर के अंदर क्या है कि जो ये इन लोगों ने, इफ आई जस्ट टेक अ क्लीन पिक्चर, यहां पे इन लोगों ने क्या किया कि इस एरिया के अंदर जो बीच में है ना, बीच में इन लोगों ने स्तूपा के जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनके रिमेन्स रखे, और उसके अगल बगल में एक ढांचा बना दिया जो कि फिक्स्ड ढांचा था, जो कि ये वाला ढांचा है, ठीक है, जो कि इधर ये वाला आपको ढांचा दिख रहा है ना, ये यहाँ पर ये पूरा नीचे तक है, वो तो रेलिंग की वजह से आधा कवर हो गया है, बट ये जो पूरा ढांचा है ना, ये फिक्स ढांचा है। फिर इसके ऊपर इन लोगों ने क्या किया, ये अंडा बनाया, ठीक है, दिस इज द अंडा, ये जो सेमी सर्कुलर एरिया के अंदर है ना, दिस इज द अंडा। फिर इसके बाद ये जो क्षेत्र था, दिस इज द हर्मिका, और ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं ना, ये छतरी, दीज आर दी छतरीज। सो ये जो स्तूपा था, इट वाज जनरली मेड इन अ मच मोर डेकोरेटिव मैनर, मच मोर बिग मैनर, मच मोर स्टाइलिस्टिक मैनर, एंड यहाँ पर और ज्यादा इंटरप्रिटेशंस किए गए थे कि स्तूपा जो है ना, ये भगवान बुद्ध का ही एक छोटा सा अवतार है। मतलब जो नीचे वाले पार्ट्स होते हैं ना, वो भगवान बुद्ध के द लोअर बॉडी होते हैं, वेर एज जो ये इसको हम कहते हैं मेधी, ठीक है, इसको हम कहते हैं मेधी, इसको हम कहते हैं अंडा। वेरेज जो अंडा है ना, वो भगवान का टॉर्सो है, वेरेज जो हर्मिका और छतरीज है ना, वो भगवान का नेक और हेड है। सो दिस होल स्तूपा, इट इज नथिंग बट अ माइक्रोकॉस्म ऑफ लॉर्ड बुद्धा। सो ये चीज इस समय पे और ज्यादा डेवलप होके आई। और ना ही सिर्फ ये, पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड पे स्कल्पचरल मेकिंग जो है ना, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा। कल्चरल मेकिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भगवान बुद्ध के हिंदुइस्टिक स्कल्पचर्स, ठीक है, दैट इज भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान बलराम, ठीक है, सूर्य देव, ठीक है, इन लोगों के भी स्कल्पचर्स बनाए गए। देन जैन स्कल्पचर्स भी बनाए गए। सो यहाँ पर पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड पे जो रिलीजियस लेवल आइडियोलॉजीज थे ना, जो रिलीजन था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था, रिलीजियस लेवल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा थे, लोग बहुत ज्यादा धार्मिक हो चुके थे। तो जब लोग धार्मिक हो चुके थे तो लोगों को और और ज्यादा भगवान के नजदीक जाने के लिए लोगों को एक आकार चाहिए था, एक प्रतिमा चाहिए थी। तो लोगों ने क्या किया उस जमाने में, दे केम अप विद द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग स्कल्पचर्स और ऑफ क्रिएटिंग आइडल्स। तो जब आइडल्स बनाए गए, तो आइडल्स को क्यों बनाए गए, ताकि भगवान के और नजदीक जाया जा सके। इसी वजह से तो जैसे भगवान बुद्ध हैं, तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई ताकि हम वो भगवान से और ज्यादा नजदीक हो सके। भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, भगवान बलराम, इन लोगों की भी प्रतिमाएं बनाई गई ताकि लोगों को पता चले कि भगवान कैसे दिखते हैं वो। क्योंकि इंसानों की ये फितरत है कि जब तक वो कोई चीज को देख नहीं लेते ना, तब तक उन्हें उसका 100% श्योरिटी भरोसा नहीं होता। सो दैट इज वाई यहाँ पर स्कल्पचरल लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी करे गए। लेकिन यहाँ पर जब हम स्कल्पचर्स की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 3 मेजर स्कल्पचर के स्टाइल्स बनाए गए थे इन द पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड। सबसे पहला तो होता है गांधार स्टाइल, देन मथुरा स्टाइल, एंड देन अमरावती स्टाइल। अब ये नाम से ही आपको क्या पता चलता है कि जो गांधार है ना, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया के अंदर रहेगा, जो मथुरा है वो यूपी एरिया के अंदर, और जो अमरावती है वो डेक्कन एरिया के अंदर किया जाता होगा। अब क्योंकि इनका जियोग्राफी अलग है, तो जाहिर सी बात है इन लोगों का जो स्टाइल ऑफ मेकिंग ऑफ दिस कल्चर रहेगा वो भी कहीं ना कहीं अलग रहेगा। सो यहाँ पर जब हम बात करते हैं गांधार की,
तो गांधार नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया के अंदर था और इसको पेट्रोनाइज करने वाले जो लोग थे, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द खुशांस, खुशान रूलर्स, क्योंकि खुशांस का वहां पर भी इन्फ्लुएंस था। मथुरा स्टाइल को भी इन्फ्लुएंस करने वाले लोग थे, वो थे खुशांस, एंड अमरावती को इन्फ्लुएंस करने वाले लोग थे सतवाहनास। ठीक है, सो इस लेवल का आप देख सकते हो कि किस तरीके का यहाँ पर स्टाइलिस्टिक मैनर में स्कल्पचर्स की भी बनावट करी गई थी। सो यहाँ पर दीज वर दी मोर और लेस द कल्चरल डेवलपमेंट जो हम यहाँ पर जनरली देखते हैं साथियों। सो इस तरीके के कल्चरल डेवलपमेंट्स पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड पे हुए। वही कल्चरल डेवलपमेंट्स क्या होंगे कि वो आगे आने वाले समय में जो गुप्ता साम्राज्य है ना, उसके अंदर भी वो उसी हिसाब से कंट्रीब्यूट करेंगे। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, बिकॉज इतिहास क्या है? इतिहास इज अ ब्यूटीफुल रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड गुप्तास के पहले हुआ था। सो इसी वजह से जो भी गुप्तास के टाइम पे डेवलपमेंट करे जाएंगे ना, वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो है वो आगे आने वाले समय के अंदर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे कि उस जमाने में लोगों के अंदर जो कल्चरल सेंसिटिविटी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, और जो कल्चरल लेवल डेवलपमेंट है वो और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। तो साथियों इस सेशन के लिए अपने बस इतना ही रखेंगे, एंड आई विल सी यू अप इन द नेक्स्ट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। सो अंटिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, स्टडी वेल, एंड ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद। Veranda IAS, where your dream becomes reality.